के अंतर्गत जिस प्रकार से नर्वस सिस्टम का कार्य रेगुलेशन का होता है और कोऑर्डिनेशन का होता है, उसी तरह से हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम भी रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं। नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि ये रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन का जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत फास्ट हो रहा है, नर्व इम्पल्स के रूप में किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम में हम देखेंगे कि ये जो कार्य किया जाता है वो स्लो होता है, स्लो रेट में होता है, धीमी गति से होता है, और जिसके माध्यम से ये रेगुलेशन का कार्य होता है वह है हार्मोन्स। हार्मोन्स के माध्यम से होगा। वहाँ पर हमने देखा था नर्व इम्पल्स ये सब काम कर रहा है। नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में न्यूरॉन्स में फ्लो होता है और रेगुलेशन एवं कोऑर्डिनेशन का कार्य किया जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स किसके माध्यम से ये कार्य कर रही है? हार्मोन्स। ठीक है। रेगुलेशन की डिफिनीशन, कोऑर्डिनेशन की डिफिनीशन हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ा है, जिन्हें फिर से अगर इसके डिफिनीशन को देखना है तो नर्वस सिस्टम के फर्स्ट लेक्चर को आप वहाँ पे देखेंगे तो उसकी डिफिनीशन आपको मिल जाएगी। हम लोग यहाँ पर समय को बर्बाद न करते हुए आगे सीधे चलेंगे। इसके कुछ जनरल बातें हम लोग करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित। देखें, सबसे पहले हम ये देखें स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाएगा, और फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन को कहा जाता है। थॉमस एडिसन। अब यहाँ पे हम ये देखें जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करेगी हार्मोन्स। ये इसके द्वारा हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। जो भी ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स का कार्य ही है सिक्रीशन करना। किसका सिक्रीशन करना? ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड्स है, उस पर यह डिपेंड कर रहा है कि कौन सा सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा है। जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो सब्सटेंस सिक्रीट होता है वह हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स की बात हम लोग करने से पहले एक छोटी सी बात ये जानें कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स ये देखिए, यहाँ पर एक फिगर आप देख रहे हैं जो कि एक नॉर्मल फिगर है, जिसको हम एपिथेलियम कहेंगे। ये एपिथेलियम है, और ये एपिथेलियम जब ये देखें यहाँ पे, ये इनवेजिनेट होकर के, ये देखें,
ये एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन से ग्लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इन्वेजिनेट कर रही है या मॉडिफाइड हो रही है, किस में हो रही है? ग्लैंड्स में। तो आप ग्लैंड्स की डिफिनीशन में लिखेंगे इट इज मॉडिफाइड या मॉडिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियम। तो यहाँ ग्लैंड, और इस ग्लैंड के द्वारा आपको पता है कि सबस्टेंस का सिक्रेशन होगा। ठीक है, ये ग्लैंड्स की सामान्य सी डिफिनीशन है। बाकी जब टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ग्लैंड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर केवल इतना मैं बताना चाह रहा हूँ कि ग्लैंड कैसे बनी हुई है, किसके द्वारा बनी हुई है, बस। अब इसको आगे हम देखें। हम लोग ये देखते हैं देखें ये ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं। ग्लैंड्स 3 तरह की होंगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और तीसरी मिक्स्ड ग्लैंड्स। ये देखिए 3 प्रकार की ये ग्रंथियां होती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड। तो साथियों यहाँ पे देखें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। ये देखें एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन से ये ग्लैंड बनी, और इस ग्लैंड में ये देखें एक डक्ट है, ये भी डक्ट है, ये देखें आप। और फिर यहाँ पर ये देखिए, इसको हम टारगेट सेल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ग्लैंड है, इस ग्लैंड का सेक्रेटरी सबस्टेंस यहाँ पर है, और ये एक डक्ट है, ये डक्ट्स है। जब ग्लैंड के द्वारा जो स्रावित सबस्टेंस है, सेक्रेटरी सबस्टेंस है, वो डक्ट के माध्यम से होते हुए, ये देखें डक्ट के माध्यम से होते हुए टारगेट सेल तक पहुंच जाए और उस टारगेट सेल की एक्टिविटीज या क्रियाशीलता को प्रेरित करे, तो उस प्रकार की ग्लैंड्स को हम क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात बस इतनी सी है कि इस ग्लैंड का जो सेक्रेटरी सबस्टेंस है वो अपने टारगेट सेल तक डक्ट के माध्यम से पहुंच रहा है। ठीक है, इसलिए इस ग्लैंड को आप देखेंगे डक्टस ग्लैंड, डक्ट युक्त ग्लैंड भी कहेंगे। ठीक, दूसरी बात हम जरा देखें, इसके एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, यहां पे देखें, जैसे स्वेट ग्लैंड, अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा लैक्रिमल ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, ETC। ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अर्थात इनके द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है डक्ट के माध्यम से वो टारगेट सेल तक पहुंचता है। ये बात आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जरा देखें, दूसरी हम बात करें, दूसरी बात एंडोक्राइन ग्लैंड, इसे हमें पढ़ना ही है। एपिथेलियम, ये देखिए मॉडिफिकेशन हुआ, यहाँ पे आप देखें ये
टारगेट सेल, ये है ब्लड वेसल या ये लिम्फ वेसल हो सकता है, इसको हम टारगेट सेल बोलेंगे। यहाँ पर सब रिसेप्टर्स होंगे, रिसेप्टर, ब्लड वेसल और यहाँ पे ये रिसेप्टर, ये देखें टारगेट सेल। अब ये ग्लैंड, यहाँ पर क्या होगा कि ये ग्लैंड, इसका जो स्रावित पदार्थ है, इसका सेक्रेटरी सबस्टेंस है। अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड है तो इसका सेक्रेटरी सबस्टेंस क्या हो सकता है? हार्मोन। ये हार्मोन सीधे रिलीज होता है ब्लड में, सीधे ब्लड में रिलीज हो रहा है और फिर ये ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा अपने टारगेट सेल तक पहुंच जा रहा है और उसको प्रेरित करता है, स्टिमुलेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने देखा था डक्ट के माध्यम से, यहाँ पर विदाउट डक्ट, डक्ट नहीं है, सीधे ब्लड में मुक्त हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा टारगेट सेल तक पहुंच रहा है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए। यहां डक्ट नहीं है इसलिए इसको डक्टलेस कहेंगे, डक्टलेस ग्लैंड कहेंगे। और यहां पे हम ये देखेंगे एग्जाम्पल क्या, हम लोग तो पढ़ेंगे ही, जैसे थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ईटीसी। पूरा पढ़ना है इसलिए यहाँ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये दो तरह की ग्लैंड्स हो गई। अब हम देखें तीसरी ग्लैंड्स कौन होती है। तीसरी ग्लैंड मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहेंगे? वे ग्लैंड जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का कार्य करें उसे हम मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे। अर्थात जिस ग्लैंड में एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं उनको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पैंक्रियाज। ये ठीक है। तो ये रहा एक सामान्य सी जानकारी ग्लैंड्स के बारे में। हमको एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखना है, हार्मोन्स को देखना है। अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हार्मोन्स की। चलें देखें आप, हमें पता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। हार्मोन्स को देखें। हार्मोन्स को अगर हम देखें, यहाँ पर कुछ सामान्य सी जानकारी देख लें। टर्म बाई
स्टार्लिंग और बेलिस एंड स्टार्लिंग हार्मोन को डिफाइन किया था। हार्मोन को किस रूप में डिफाइन किया? टू एक्साइट। ये हार्मोन शब्द यहीं से आया, टू एक्साइट के रूप में स्टार्लिंग और बेलिस के द्वारा यहाँ पर ये डिफिनीशन दिया गया कि ये सबस्टेंस है और ये जो सबस्टेंस है वह स्टिमुलेट या एक्साइट या प्रेरक होता है, और ये हार्मोन्स यहाँ पर निकल करके आया। तो डिफिनीशन इन्होंने जो एक शब्द में इन्होंने ये बोला हार्मोन्स के बारे में, टू एक्साइट, ये बात आपसे पूछी जाती है। ठीक, अब हम जरा देखें इसकी एक्चुअल में डिफिनीशन क्या होती है। आज की इसकी डिफिनीशन क्या है? हार्मोन्स को हम देखें, हार्मोन्स हैं क्या? हमें पता है कि हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं। डिफिनीशन को जरा देखें आप। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ब्लड वेसल, टारगेट सेल, ये देखें हार्मोन्स। डिफिनीशन को समझिए, हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होकर के ब्लड में मुक्त होकर ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से टारगेट सेल तक पहुंचते हैं और उनको प्रेरित करते हैं। डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी। फिर से ध्यान से देखें, हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होकर के ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से टारगेट सेल तक पहुंचकर उसकी क्रियाशीलता को या उसको प्रेरित करता है। ये हार्मोन्स हो गया। इसको आप लिख भी लिए होंगे। अब इसकी डिफिनीशन को हम लोगों ने देखा। हम ये देखें कि हार्मोन्स का क्या कैरेक्टर होगा, कैसे हम हार्मोन्स को समझेंगे, कैसे हम हार्मोन्स को जानेंगे, ये चीज़ हम लोग देख लें। देखें हार्मोन्स के कैरेक्टर्स को। ये नंबर 1, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। दूसरी बात, मॉलिक्यूलर इनका वेट कम होता है, लो। तीसरी बात, केमिकली ये किसके बने होंगे? प्रोटीन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड, स्टीरॉयड, डेरिवेटिव ऑफ स्टीरॉयड। ये देखें,
ये प्रोटीन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, एमिनो एसिड या एमिनो एसिड के डेरिवेटिव्स स्टीरॉयड या स्टीरॉयड के डेरिवेटिव्स से मिलकर के बने होंगे। ठीक है। अब अगर हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे पेप्टाइड की बात हम करें, पेप्टाइड हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो ADH और ऑक्सीटोसिन, ये हम मुख्य रूप से देखेंगे। पॉलीपेप्टाइड की बात हम करें जैसे इंसुलिन हो गया, कैल्सिटोनिन हो गया, कुछ बाकी हम लोग तो आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें प्रोटीन वगैरह इसी में आ जाते हैं तो हम ये देखें जैसे प्रोलैक्टिन, जैसे GH ग्रोथ हार्मोन, इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड, ये देखें। यहाँ पे मैं 2 एमिनो एसिड का मेंशन करूँगा, जैसे टायरोसिन, और यहाँ पर मेंशन करूँगा ट्रिप्टोफान। ये एमिनो एसिड है, आप जान रहे हैं इसको। यहाँ पर टायरोसिन का जो डेरिवेटिव है, टायरोसिन के व्युत्पन्न से जो बनता है उससे हम कहेंगे इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। थायरॉक्सिन भी बनता है, लेकिन उस थायरॉक्सिन में आयोडीन भी पाया जाता है, तो थायरॉक्सिन भी इसका डेरिवेटिव है। किसके साथ? आयोडीन के साथ। इसी तरह से ट्रिप्टोफान, ये इसका डेरिवेटिव है मेलेटोनिन, ये हार्मोन। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एमिनो एसिड डेरिवेटिव, या टायरोसिन डेरिवेटिव, ट्रिप्टोफान डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन हार्मोन। तो ये सब बातें हम आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ डेरिवेटिव्स की बात हमने किया। अब हम आगे जरा देखें। आगे स्टीरॉयड को देख लें हम। ये देखें, स्टीरॉयड बनेगा लिपिड से, इसका फॉर्मेशन होता है स्टीरॉयड का। इसके एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें तो आप जानेंगे सेक्स हार्मोन, जिसमें टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब इंक्लूड है। और एड्रीनल कार्टेक्स से स्रावित होने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं सब स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। एड्रीनल कार्टेक्स से स्रावित होने वाले सभी हार्मोन्स, कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन या कार्टिकॉइड हार्मोन, तो ये यहाँ पे हो जाएगा जैसे ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरेलोकार्टिकॉइड, ये सब कार्टिकॉइड हार्मोन हैं। एड्रीनल कार्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं, तो ये स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं। स्टीरॉयड का डेरिवेटिव कौन है?
स्टीरॉयड का डेरिवेटिव कौन है? ये देखें, बेस्ट एग्जाम्पल प्रोस्टाग्लैंडिस, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो हार्मोन्स है वो हार्मोन किसका बना हुआ है? वह है केमिकली किससे मिलकर के बना हुआ है, किस रूप में पाया जाता है, ये हम लोगों ने देख लिया। अगले कैरेक्टर में हम ये देखेंगे, यहीं पर अगर हम देखें ये एनिमल हार्मोन की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर यही प्लांट हार्मोन होता, अगर आपसे कहा जाता है कि प्लांट हार्मोन किसका बना होता है, तो आप जवाब देंगे वीक ऑर्गेनिक एसिड। वो वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है। एथिलीन को छोड़ करके, एथिलीन ऑर्गेनिक एसिड के रूप में नहीं है, वो गैसियस फॉर्म में है। बाकी जितने भी हार्मोन्स हैं सब वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखें हार्मोन्स, जैसे ये टारगेट सेल है, टारगेट सेल, हार्मोन्स टारगेट सेल के संपर्क में आता है। जब इसके संपर्क में आएगा इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन इंक्रीज बाय स्टिमुलेटिंग ऑफ हार्मोन। हार्मोन का काम ये है, ये प्रेरित करता है कि जो टारगेट सेल है उसकी टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी पदार्थ के लिए वो अधिक परमिएबल हो जाती है। जैसे हम अगर बात करें कि ये सपोज करें कि लीवर सेल है और इसको हम बात करें ये इंसुलिन है। अब यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है बाहर। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो इस लीवर सेल में अभी तक धीरे धीरे आते थे, जब हार्मोन्स इंसुलिन यहाँ इसके संपर्क में आया तो इसकी परमिएबिलिटी ग्लूकोज के लिए ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज लीवर सेल में जाएगा और यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, साथ साथ ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की सिंथेसिस भी होगी। बात आपको क्लियर हो गई होगी। पदार्थों के आदान प्रदान के लिए यहाँ पर ये परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को हम देखें। चलिए दोस्तों आगे हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, हार्मोन्स आर स्पेसिफिक। हार्मोन्स आर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होंगे, विशिष्ट होंगे ये। अर्थात एक हार्मोन किसी एक फंक्शन को प्रेरित करेगा, स्टिमुलेट करेगा, एक्साइट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही हार्मोन हमारे शरीर में होने वाली समस्त
बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को प्रेरित करे। ऐसा नहीं है, प्रत्येक एक्टिविटीज को प्रेरित करने के लिए अलग अलग हार्मोन्स हैं। अर्थात जो कार्य इंसुलिन कर रहा है वह कार्य टेस्टोस्टेरोन नहीं करेगा, या जो कार्य टेस्टोस्टेरोन कर रहा है वह कार्य इंसुलिन के द्वारा नहीं होगा। इसलिए ये स्पेसिफिक हो गया, विशिष्ट हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, हार्मोन्स बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्सीलरेट कर रहे हैं। एक्सीलरेट कर रहे हैं। आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे कोई कार्य हो रहा हो और वो बहुत स्लो रेट से हो रहा हो, वहाँ पर हार्मोन्स पहुँच जाए तो वह कार्य बड़े स्पीड से होने लगेगा। जैसे हम लोग ये देखते हैं जनरली, सपोज करिए कि फैक्ट्री में या हमारे आसपास अगर देखते हैं कि जो लेबर मजदूर लगे होते हैं, वो मालिक जब अनुपस्थित होता है तो बड़े धीरे धीरे से कार्य करते हैं, लेकिन जैसे ही मालिक वहाँ पे पहुँच जाता है तो उनके कार्य करने की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है मालिक को दिखाने के लिए। अर्थात मालिक वहाँ पे हार्मोन हो गया। जो कार्य अभी तक स्लो रेट से हो रहा था वो एक्सीलरेट कर दिया, वो बढ़ा दिया। तो इसका काम एक्सीलरेशन का है। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद हम ये देखें कि बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्सीलरेट करने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं। बचे नहीं रहेंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एंजाइम्स किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को प्रेरित करने के बाद वह बचा रह जाता है, लेकिन यहाँ पर हार्मोन्स समाप्त हो जाता है, बचा नहीं रहता है। और आपको एक बात मैं बता दूं कि एंजाइम्स की तुलना में हार्मोन्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है। ठीक है, तो आगे की हम बात अगर करें तो एक सेंटेंस यहाँ पे और हम इंक्लूड कर दें। ऑल हार्मोन्स आर स्टिमुलेटर बट ऑल स्टिमुलेटर नॉट हार्मोन। नॉट हार्मोन सभी हार्मोन्स स्टिमुलेटर होते हैं, प्रेरक होते हैं, लेकिन सभी प्रेरक हार्मोन्स नहीं होते। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप समझिए,
हमारे आसपास जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वहाँ पे कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अधिक हो रही है और हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो हम करेंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण और ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए हम लोग, ये हमारी ब्रीदिंग जो है वो बढ़ जाएगी। हमारी ब्रीदिंग यहाँ पर इंक्रीज हुई, एक्सीलरेट हो गई। किसके कारण एक्सीलरेट हुई? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण एक्सीलरेट हुई। कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया? ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर दिया। ये स्टिमुलेटर का काम किया, बट ये हार्मोन नहीं है। ये बात आप क्लियर कर लिए होंगे। तो हार्मोन्स के कैरेक्टर्स में हमने देखा कि हार्मोन्स क्या क्या है, क्या कार्य कर रहा है, क्या करता है, ये बातें हो चुकी हैं। अब हम जरा इसके मैकेनिज्म को देखें कि ये किस तरह से टारगेट सेल में एक्शन करता है, एक्ट करता है। अब इसको हम समझ लें, फिर हम एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स की बात करेंगे। तो देखिए, इसका जो एक्शन होता है वह दो लेवल पर होगा। एक तो होगा एट दी मेम्ब्रेन लेवल और दूसरा होगा एट दी जीन लेवल। ये मेम्ब्रेन लेवल एंड जीन लेवल। ठीक, पहले को हम देखें, मेम्ब्रेन स्तर पर कौन कौन से हार्मोन्स एक्शन करते हैं और किस प्रकार से ये एक्शन करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर एक टारगेट सेल को दिखाया जा रहा है और इस टारगेट सेल में ये देखें, ये टारगेट सेल है। यहाँ से यहाँ तक इसके मेम्ब्रेन को मैंने फैला दिया है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये इसका साइटोप्लाज्म है। ये देखें। अब थोड़ा सा हम इधर एक फिगर बनाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आप जानते हैं, यहाँ पर ये बाइलिपिड लेयर होती है। दो प्रोटीन लेयर के बीच में बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर पाया जाता है। और फिर आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग ये देखते हैं,
इसके अंदर इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है। फिर यहाँ पर हम बाइलिपिड लेयर को बना रहे हैं, बाइलिपिड लेयर को बना रहे हैं। ये यहाँ पर हम प्रोटीन को बना रहे हैं। फिर ये बाइलिपिड लेयर, ये देखिए, ये बाइलिपिड लेयर, ये देखें, और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब आप यहां पर एक चीज ये जानें, ये बाइलिपिड लेयर है, लिपिड की बनी हुई लेयर है। अब आप ये समझिए कि सपोज करें कि ये लिपिड है, और सपोज करिए कि ये प्रोटीन है, और सपोज करें कि ये पानी है। अब ये लिपिड इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के बाहर से भीतर की ओर या भीतर से बाहर की ओर जाएगा, तो किसके माध्यम से जाएगा? इसके लिए सबसे आसान रास्ता यह है कि जो ये लिपिड का बना हुआ अस्तर है, इसके माध्यम से ये आएगा। अर्थात लिपिड बाइलिपिड लेयर में सॉल्युबल होगा, ये बाइलिपिड लेयर से बड़े आसानी से यहां पर चला आएगा। लेकिन प्रोटीन इस बाइलिपिड लेयर के माध्यम से नहीं आ पाएगा, तो इसके लिए सेल के बाहर से भीतर आने के लिए या भीतर से बाहर जाने के लिए एक व्यवस्था की गई है, जिसको हम प्रोटीन चैनल कहेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। यहां पर हम ये देखें कि इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन हार्मोन को रिसीव करने के लिए ये यहां पर प्रोटीन पाया जा रहा है। ये प्रोटीन है, प्रोटीन चैनल है, और यही प्रोटीन चैनल आप बाहर देखिए, इस मेम्ब्रेन से बाहर निकला हुआ है, यहां पर रिसेप्टर का कार्य करेगा। ये देखें, ये देखिए, ये रिसेप्टर का कार्य करेगा। तो यहां पर रिसेप्टर, जो रिसेप्टर दिखाया गया है, ये रिसेप्टर है क्या? ये चैनल प्रोटीन चैनल रिसेप्टर यहां पे फॉर्म कर रहा है। किसके लिए? प्रोटीन के लिए। आप ये भी जानते हैं कि पानी भी लिपिड से होकर के नहीं गुजरेगा, इसलिए पानी के लिए एक रास्ता पाया जाता है, एक छिद्र विशेष प्रकार का पाया जाता है मेम्ब्रेन में, जिसको एक्वापोरिन कहते हैं। जहाँ पर पानी जाने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर वो इसी माध्यम से जाता है। तो उसको अभी हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल यहाँ पर हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे, और डिस्कस कर रहे हैं एट द मेम्ब्रेन लेवल। तो मेम्ब्रेन लेवल पर हम प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स हैं वो मेम्ब्रेन लेवल पर एक्शन करेंगे। लिपिड से होकर के, वो लिपिड लेयर से वो डिजॉल्व होकर के नहीं जा सकेंगे, इसलिए इनमें विशेष प्रकार के एक्सेप्टर्स पाए जाते हैं। ये सपोज करिए प्रोटीन हार्मोन है, ये प्रोटीन हार्मोन है। इस प्रोटीन हार्मोन ये के लिए यहाँ रिसेप्टर है, ये यहाँ पर आकर के रिसेप्टर से जुड़ गया, यहाँ पर भी रिसेप्टर से आकर के जुड़ गया। अब जुड़ गया तो यहाँ पे जरा आप देखें, इस मेम्ब्रेन में यहाँ एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसको हम मेंशन कर रहे हैं जी प्रोटीन। जी प्रोटीन
अब ये हार्मोन्स इस रिसेप्टर के माध्यम से आया, जी प्रोटीन से अटैच हो गया। देखें, जी प्रोटीन से अटैच हुआ। अब इस जी प्रोटीन को इसने स्टिमुलेट किया, प्रेरित किया। मेम्ब्रेन की जी प्रोटीन को ये हार्मोन्स यहां जुड़ करके इसको प्रेरित किया, तो यहां से एक एंजाइम रिलीज हो रहा है जिसको हम एडेनिल साइक्लेज, एडिनिलेट साइक्लेज भी लिखा मिलेगा। तो जी प्रोटीन ने हार्मोन से प्रेरित होकर के एंजाइम रिलीज किया, एडेनिल साइक्लेज एंजाइम रिलीज किया। अब ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म में एटीपी है, एटीपी है। इस एटीपी को इसने हाइड्रोलाइज किया। एटीपी हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ एडेनिल साइक्लेज। यहां पर बना साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन हुआ। और ये साइक्लिक एएमपी जब बन गया तो ये भी स्टिमुलेट कर रहा है। ये देखिए साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में किसको स्टिमुलेट कर रहा है, साइटोप्लाज्म में जो भी काइनेज एंजाइम है उनको ये स्टिमुलेट कर रहा है। ये स्टिमुलेट करेगा जो काइनेज एंजाइम बहुत स्लो रेट से यहाँ पे काम कर रहे थे, वो सीएमपी के द्वारा यहाँ पर इनकी जो स्पीड है वह बढ़ जाएगी, काम करने की जो एक्सीलरेशन है वह बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर स्टिमुलेट करने का काम सीएमपी ने किया। अब हम यहाँ पे देखें, हार्मोन यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक रह गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन को स्टिमुलेट किया। यहाँ पर मेम्ब्रेन स्तर तक ये काम कर रहा है और यहाँ पर जी प्रोटीन को स्टिमुलेट करने के बाद यहाँ से रिलीज हुआ एडेनिल साइक्लेज एंजाइम, और फिर साइटोप्लाज्म में एडेनिल साइक्लेज ने क्या किया, इसकी हाइड्रोलाइसिस किया। अर्थात एडेनिल साइक्लेज का काम क्या हो रहा है, यह प्रेरित कर रहा है किसके फॉर्मेशन को, साइक्लिक एएमपी के फॉर्मेशन को। साइक्लिक एएमपी जब फॉर्मेशन हुआ, यह भी एक स्टिमुलेटर है जो साइटोप्लाज्म में काइनेज एंजाइम है उसके एक्सीलरेशन को ये इंक्रीज कर रहा है। अर्थात हम ये देखें कि हार्मोन हमारा यहाँ पर प्राइमरी मैसेंजर है और साइक्लिक एएमपी यहाँ पर हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हार्मोन्स क्या होते हैं, प्राइमरी मैसेंजर होते हैं, जबकि साइक्लिक एएमपी क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। इसके अलावा और भी सेकेंडरी मैसेंजर हैं। यहाँ पे देखें, प्राइमरी मैसेंजर हार्मोन हो गया और सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में हमने देखा साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, कैल्शियम आयन, IP3, ये सब सेकेंडरी मैसेंजर हैं। इनको आप याद रखिएगा। ये पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मैसेंजर, और इस सेकेंडरी मैसेंजर की डिस्कवरी किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय सदरलैंड। और इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। प्राइमरी मैसेंजर एंड सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं,
प्राइमरी मैसेंजर क्या होते हैं और किस लेवल पर ये काम करते हैं, कहाँ पर इनका क्या एक्शन होता है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे हम देखें, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी मैसेंजर डिस्कवर्ड बाय सुदरलैंड, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। सदरलैंड की स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा। यहां पे हम देखेंगे, अब जरा देखें आप, यहां पर जरा देखिएगा, प्रोटीन हार्मोन अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे इंसुलिन, जैसे ग्रोथ हार्मोन, जैसे सेक्रेटिन, जैसे इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सब प्रोटीन हार्मोन्स हैं। ये प्रोटीन हार्मोन्स, इन सभी हार्मोन्स के लिए अलग अलग रिसेप्टर होते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, सभी हार्मोन्स के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, इसीलिए उनकी टारगेट सेल भी अलग अलग होती है। इसीलिए ये जो हार्मोन्स होते हैं ये स्पेसिफिक भी हैं। अब अगर हम ये देखें तो यहाँ पर हमने केवल एक कॉमन सी बात बताई। अब इस लेवल पर अगर हम एग्जाम्पल को देखकर, एग्जाम्पल लेकर के इसको देखें तो हम ये पाएंगे कि जैसे हम यहाँ पे सेक्रेटिन की बात कर दें, CCK की बात करें, डिओडेनम से स्रावित होने वाला, आपको पता है। हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे ले भी लेते हैं। ये देखें, जरा देखें आप, अगर हम CCK या सेक्रेटिन की बात करें, अभी तक तो हमने एक कॉमन प्रोटीन हार्मोन को लिया, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल के रूप में प्रोटीन हार्मोन CCK और सेक्रेटिन की बात कर रहे हैं। तो ये हार्मोन आकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यहाँ पर G प्रोटीन होगी और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो G प्रोटीन है दोस्तों, यहाँ पर अब आप जरा देखें, ये मैं यहाँ मिटा रहा हूँ या अलग से कहिए तो मैं लिख दूँ, तो यहाँ पर G प्रोटीन किससे, ये CCK या सेक्रेटिन से, स्टिमुलेट हुई, ठीक से लिखा जाए, G प्रोटीन यहां पर CCK या सेक्रेटिन, ये इसको स्टिमुलेट किया, ये रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, ये देखें, जैसे वहां पे एड्रिनल साइक्लेज रिलीज हुआ, उसी तरह से ये G प्रोटीन को प्रेरित करेगा फास्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को मुक्त करने के लिए। अब ये एंजाइम मुक्त हुआ, बात को क्लियर हो रही है, उससे रिलेट करके हमको देखना है। जब ये मुक्त हुआ तो यहां पर
फास्फेटाइडिल इनोसाइटोल 4,5-डाईफास्फेट। ये देखिए, ये P2 फास्फेटाइडिल इनोसाइटोल 4,5-डाईफास्फेट एक यहाँ पर कंपाउंड है। इस कंपाउंड को इसने ब्रेक किया, दो भागों में ब्रेक किया दोस्तों। एक हुआ IP3 इनोसाइटोल ट्राइफास्फेट। ये देखें, और DG डाईएसिल ग्लिसरॉल। ये दो प्रकार के कंपाउंड्स में इसको तोड़ दिया। अब आप जरा देखें, ये क्या कर रहा है। IP3 को आपने क्या लिखा था, ये क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर। ये सेकेंडरी मैसेंजर है। अब ये साइटोप्लाज्म में काइनेज जो एंजाइम होगा उसको प्रेरित करेगा। काइनेज एंजाइम स्टिमुलेट। ये देखें, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है, अभी तक हमने साइक्लिक AMP यहाँ पे देखा था, यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर का काम कर रहा है। इस तरह से IP3 भी यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर का काम कर रहा है, और ये भी काइनेज एंजाइम जो साइटोप्लाज्म में काइनेज एंजाइम है, उस काइनेज एंजाइम की एक्टिविटीज को वो बढ़ा दे रहा है, एक्सीलरेट कर दे रहा है। ये भी सेकेंडरी मैसेंजर हुआ। G प्रोटीन यहाँ पर एक दूसरा सबस्टेंस एंजाइम रिलीज किया। किसके एक्शन से, CC के या सेक्रेटिन अगर इस तरह से एक्शन कर रहा है तो ये प्रोसेस हो जाएगी। और अगर आपको ये जानना है कि ये प्रोसेस कहाँ होगी, कैसे होगी, कब होगी, अगर किसी व्यक्तिगत हार्मोन का नाम दे दे तो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। इपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन, ये देख लेंगे आप। इस कंडीशन में तो मेम्ब्रेन लेवल पर जो प्रोटीन जितने होते हैं, जिसे इसी तरह से इंसुलिन होगा, इंसुलिन भी कार्य करेगा, उसको उसके लिए अलग रिसेप्टर होंगे। जिस तरह से इसके लिए अलग, इस तरह से इंसुलिन के लिए रिसेप्टर्स अलग होंगे, सिक्रेटिन के लिए रिसेप्टर्स अलग होंगे। तो हम प्रोटीन मेम्ब्रेन लेवल पर ये पाएंगे कि जो भी हार्मोन्स होता है ये इसी तरह से कार्य करता है, इसी सीक्वेंस में कार्य करता है। अगर यहाँ पर हम बात करते इंसुलिन की, तो कैल्शियम को रिलीज कर रहा है, कैल्शियम को रिलीज करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो वहाँ पर कैल्शियम अब क्या करेगा, एक्सीलरेशन का काम करेगा। ओके, तो इस चीज को बहुत कॉन्सेप्ट बना करके देख लीजिए, ये बहुत जरूरी है इसके एक्शन को। अब हम लोग कल जीन लेवल पर बात करेंगे और फिर इसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखेंगे। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से कई क्वेश्चन निकल के आएंगे दोस्त। ओके, चलिए ठीक है, गुड नाइट।